हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 13 अगस्त 2020 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। आई विल टेल यू। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है यूपीएससी के लिए। डेली द हिंदू एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे चैनल पे इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। उसके बाद आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है ताकि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ भी सको। साथ ही साथ आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स प्रेजेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनके रिगार्डिंग जितना भी स्टैटिक पोर्शन होता है, एक एक न्यूज़ के रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन होता है, उसका बैकग्राउंड एनालिसिस होता है, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप लिंक कर सको स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से। दैट इज द मेन थिंग इन यूपीएससी। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं चैनल पे। और फ्री गाइडेंस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो अप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक अंडरस्कोर नीचे डैश 70004 के नाम से मेरा अकाउंट है। जाके सर्च करके आप मुझे यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं और कि जितनी फ्री गाइडेंस चाहिए आप वहाँ पर ले सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं क्योंकि फेसबुक पे मैं काफ़ी सारे कंटेंट जो है पोस्ट करता हूँ, आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर से, जैसे कि लाइव मिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ सबसे मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है कट करके पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से जाके क्लिक करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 1 पे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू कवर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखोगे सबसे पहला क्या आर्टिकल आता है, ये वाला। ठीक है, कमला हैरिस जो जो बाइडन की यहाँ पे रनिंग मेट जो है बन गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में। कब है इलेक्शन? नवंबर में इलेक्शन है। तो जो बाइडन के साथ यहाँ पे जो रनिंग मेट हैं कौन है? कमला हैरिस। और पहली यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके लिए, ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पे रन करेंगी मेजोरिटी पार्टी टिकट के लिए। ठीक है, पहली ऐसी वुमेन है यहाँ पर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट वुमेन है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑन अ मेजोरिटी पार्टी टिकट इन यूएसए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और नाम क्या है इनका? हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस। और यहाँ पर ये रनिंग मेट हैं किसकी? जो बाइडेन की। और जो बाइडेन कौन है? एक अपोजिंग है किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। जो यहाँ पर अभी जो दो के टक्कर के लग रहे हैं, जिनमें इलेक्शन में जो नवंबर में इलेक्शन है, जो जीतने की उम्मीद लग रही है वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे या फिर जो बाइडन, इन दोनों में से ही किसी की उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है मेगा लैब्स जो हैं वो बनने वाले हैं जो कि बूस्ट अप करेंगे कोविड-19 की टेस्टिंग को। ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े बड़े लैब्स बन जाएंगे तो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो और ज़्यादा रैंप अप हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसा आप देखोगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का यहाँ पर कहना है, ये वर्क कर रही है, डेवलप कर रही है मेगा लैब्स को, ताकि जो टेस्टिंग है कोविड-19 रिलेटेड उनको बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ एक एक्यूरेसी रेट के ऊपर टेस्टिंग करी जाए, यानी कि इंप्रूव करने की बात करी जा रही है। एक एक्यूरेसी रेट यानी कि एक सटीक तरीके से हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो कि कितने यहाँ पर रेट चल रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। मेगा लैब्स की बात हो गई। चलते हैं आगे पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल ये आता है। खैर EIA को तो आज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा एडिटोरियल है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, वहीं पर पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बनता है एनजीटी। जल्दी से आप एनजीटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, एनजीटी के बाद यहाँ पर अभी एक दो बॉडीज़ और हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो एनजीटी के बारे में आप सब लोग बताएंगे, हेडक्वार्टर, और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर के बाद इसकी फुल फॉर्म, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या इसका एम है। ओके, नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 के ऊपर नथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। पेज नंबर 4 के ऊपर भी यहाँ पर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 के ऊपर भी यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन IMD। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए
आप आईएमडी के बारे में बताओगे। पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एनजीटी, सेकंड क्वेश्चन इज आईएमडी, ठीक है। जो चीज़ें आप एनजीटी के बारे में बताओगे वही चीज़ें आप आईएमडी के बारे में भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आप देखोगे ये वाला आर्टिकल जो है पूरा का पूरा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। पूरा डिटेल में आज आपको पता चलने वाला है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, 2020 का ड्राफ्ट क्या है, उसमें कमियां क्या हैं, क्योंकि जितने भी एडिटोरियल आ रहे हैं अभी तक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 के ऊपर, कि वो एडिटोरियल आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी खामियां बताना है, ठीक है। ये भी ऐसे उसमें उनमें से एक एडिटोरियल है, ये भी यहाँ पर उसकी कुछ जो है खामियां बता रहा है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला हम हाथों हाथ यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। वही वाला आर्टिकल है जो रनिंग मेट मैटर्स करता है। अभी यहाँ पर आपने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन है कमला हैरिस, यहाँ पर क्या है, अभी जो बाइडन की रनिंग मेट बन चुकी हैं, ठीक है। अब रनिंग मेट बन चुकी हैं तो क्या होगा, ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, टिकट यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दोनों चीज़ें सीख सकते हैं, एक दूसरे से ये दोनों लोग चीज़ें सीख सकते हैं और एक रास्ता ढूंढ सकते हैं अपनी जीत की तरफ, यानी कि इलेक्शन में जीतने के लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देखोगे ये वाला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वैक्सीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन। चलो वैक्सीन की तो बात हो ही रही है, वैक्सीन तो दिन ब दिन यहाँ पर बन ही रही है यार, एक से एक न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। तो लेकिन अब वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना है यार, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वैक्सीन को, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करेंगे। नाउ चलते हैं आप डिटेल में। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो पूरा का पूरा इसका आर्टिकल शुरू से लेके एंड A to Z तक सारी चीज़ें टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अभी अपना डिस्कशन करने। तो आ गए हम लोग। सबसे पहले आप देखोगे जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, ये हमारे कौन से पेपर में इंक्लूड होता है, GS पेपर 3 में होता है, और यूपीएससी की तरफ से भी EIA एक टॉपिक गिवन है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, ये है क्या। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्रोसेस है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाते हैं किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले ये देखना उस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर उस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ने वाला है, बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई फैक्ट्रीज वगैरह हो गई तो उसका बुरा असर पड़ने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर, या फिर अच्छा पड़ने वाला है। अगर बुरा पड़ेगा तो उनको कैसे निपटा जा सके, उनसे कैसे टैकल करा जा सके, ठीक है। ये सारा काम हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करता है। उसके बाद आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रेडिक्ट करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, पहले से अंदाज़ा लगाना कि एनवायरमेंटल में क्या इश्यूज पड़ सकते हैं इस रिगार्डिंग, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखोगे जो ये EIA है इंडिया में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ठीक है, जो कि कंटेन करती है काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं EIA मेथोडोलॉजी के ऊपर। लेकिन पहले हम इसका इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, एंड इफ़ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको डिटेल में चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री देखें सबसे पहले EIA की इंडिया में। तो जो इंडियन एक्सपीरियंस है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ, EIA के साथ, 20 साल पहले ही शुरू हो गया था। स्टार्ट हुआ था 1976-77 में, जब प्लानिंग कमीशन ने बोला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि यहाँ पर रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाया गया था कोई, तो उसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर ये कुछ स्टेप उठाए गए और ये बॉडी को लेकर आया गया। उसके बाद 1994 तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यहाँ पर आप देखोगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, कोई लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं था। फिर आते हैं 27 जनवरी पर। 27 जनवरी 1994 की क्या बात हो रही है। देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट यहाँ पर आए, किसके अंडर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इन्होंने एक EIA नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें इन्होंने बताया एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू होने लगी धीरे धीरे। उसके बाद देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसने नोटिफाई करा एक न्यू EIA लेजिस्लेशन सितंबर 2006 को, 2006 को एक नया एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। तो इसको याद रखना कब आया, फाइनली 2006 में। फिर जो ये नोटिफिकेशन है ये मैंडेटरी कर देता था काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए,
ठीक है, मतलब ये कंपलसरी था कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि आप देखोगे माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से हो गया, रोड, हाईवे, पोर्ट्स, हार्बर्स, एयरपोर्ट्स। तो इन सब ये सब अगर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले इंप्लीमेंट होगी EIA की एनवायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। एनवायरमेंट पे अगर बुरा असर पड़ेगा देन हाउ कैन टैकल इट, ठीक है, कैसे उसको टैकल करा जा सकता है। नाउ हाउएवर अनलाइक द EIA नोटिफिकेशन ऑफ 1994 जो न्यू लेजिस्लेशन है, ठीक है, क्लियरिंग द प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ पर ये देखोगे कि 1994 का जो EIA नोटिफिकेशन था वो अलग था, 2006 का था वो अलग था, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे। अब EIA प्रोसेस को देखें हम, किसमें प्रोसेसिंग क्या क्या थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। EIA का, EIA में काफ़ी सारे स्टेप्स जो है ये बताए गए जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग, यानी कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले स्क्रीनिंग करी जाएगी, यानी प्रोजेक्ट प्लान को स्क्रीन करा जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कहाँ कौन सी लोकेशन पे लगना है, कौन सी टाइप की डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है स्कोपिंग, जो ये प्रोजेक्ट के पोटेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट की पावर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा। अब बेसलाइन डेटा होता है हमारा एक एनवायरमेंटल स्टेटस, यानी कि जिस भी एरिया में हम ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, ये जो प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, उस एरिया के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लेना कि भाई वो एरिया है कैसा, वहाँ का एनवायरमेंटल स्टेटस कैसा है। उसके बाद इम्पैक्ट प्रेडिक्शंस, यानी प्रेडिक्शन करके चलना कि ये जो प्रोजेक्ट लगाएंगे हम, कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला या नेगेटिव, अगर नेगेटिव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, देन यहाँ पर किस तरीके से हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। उसके बाद देखो मैंने बताया ना पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव पड़ता है तो उस मेजर्स को यहाँ पर किस तरीके से जो ये मिनिमाइज करा जा सके, उनको कैसे प्रिवेंट करा जा सके, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी अगर आप बताओ मैं नया नया हूँ, ठीक है, मैं नया नया हूँ मान लो, और आपका यहाँ पर एरिया है, अगर मैं आपके मैं नया नया हूँ आपके एरिया में आया, तो आप यहाँ पे पहले से रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी अपने एरिया की, है ना। तो फिर यही करा जाता है इसमें भी कि जिस एरिया में यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह लिया जाता है वहाँ पे पब्लिक हियरिंग देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को मालूम होगा, कंसल्ट करा जाता है लोगों से, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे कंसल्ट करती है, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कोई जल्दबाजी में स्टेप नहीं लिया जाता। नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन करना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करा जाएगा सारी चीज़ों को, उसको सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। उसके बाद देखोगे आप जितने भी यहाँ पर अगर बुरा असर पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उनको मेजर आउट करना, मिटिगेट करना और डिलिनिएशन करना, ठीक है, कम करना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक लास्ट हमारा स्टेप आता है, लास्ट स्टेप प्रोसेस कौन सा आता है, रिस्क असेसमेंट। देखो सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें रिस्क ही तो है, ठीक है। अब जो रिस्क असेसमेंट है यहाँ पर ये भी एक पार्ट है EIA प्रोसीजर का। नाउ अब इसके जो है भागीदारी कौन कौन होंगे, स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे EIA प्रोसेस के, जो कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हैं जो कि यहाँ पर प्रिपेयर करवा रहे हैं EIA को, जो कि कंसल्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, वो भी यहाँ पर इसके जो है यहाँ पर स्टेक होल्डर होंगे। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी यहाँ पर इसका स्टेक होल्डर होगा, ठीक है। पब्लिक हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, पब्लिक के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन बता सके इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो यही सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे हमारे EIA नोटिफिकेशन, जो EIA का हमारा पूरा का नोटिफिकेशन था, पूरा इतिहास था EIA का, ये था। इस तरीके से प्रोसेसिंग होती थी, आया इतनी तारीख को था, इसलिए आया था, कब आया था 1994 में, फिर उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। फिर उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट यानी कुछ चेंजेस करे गए 2006 में इसी नोटिफिकेशन में। तो चेंजेस क्या करेगा आप देख सकते हो, दो कैटेगरी में बांट दिया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए जो है इसको किस तरीके बांटा गया आप देख सकते हैं कि एक को बांट दिया यहाँ पर स्टेट लेवल पर, ठीक है, एक को बांट दिया नेशनल लेवल पर, इसे नेशनल लेवल पे बांट दिया, इसे स्टेट लेवल पे बांट दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे 2006 का जो अमेंडमेंट था, जो चेंजेस करे गए, इसमें 4 स्टेजेस थे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, जो हिस्ट्री थी उसकी, उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस थे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, ये सारे थे। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेज कर दिए गए, बाकी स्टेज को हटा दिया गया, ठीक है।
उसके बाद आगे चलें तो इंपॉर्टेंस की बात करें, ये EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम देखें जो ये लिंक करता है एनवायरमेंट को, डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, यानी कि एक मतलब कम पैसों में यहाँ पे काम हो जाता है, और जितने भी यहाँ पे अगर बुरा असर पड़ता है प्रोजेक्ट का, एडवर्स इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तो उनको एलिमिनेट और मिनिमाइज करने में भी ये काम करता है। अब EIA इनेबल करता है डिसीजन मेकर्स को, ठीक है, कि वो एनालाइज करें इस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के इफेक्ट को एनालाइज करा जाए। उसके बाद EIA एंकरेज करता है जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं उनको अडेप्ट करने के लिए डेवलपमेंटल प्लान में। उसके बाद EIA मेक श्योर ये भी करता है कि जो डेवलपमेंटल प्लान है वो एनवायरमेंटल साउंड हो, यानी इको फ्रेंडली हो, कोई यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा पर्पज़ ही इसका यही है कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाया जाए। अब हमारा जो करंट अफेयर है जो न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है उससे रिलेट करते हैं हम लोग। GS पेपर 3 हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पर इसकी अब दिक्कतें क्या हैं। जो ड्राफ्ट 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया है EIA का, उसमें क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले आप देखोगे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यहाँ पर एक दिक्कत बन जाती है, इसके लिए एक यहाँ पर इसका इशू बन जाता है। देखें क्यों, जो ये न्यू ड्राफ्ट है ये अलाउ करता है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका मतलब है जितने भी यहाँ पे क्लियरेंस रहेगा प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे जो क्लियरेंस आ जाता है, पास हो जाता है, तो क्लियरेंस रहेगा तो यहाँ पे अवॉर्ड करा जा सकता है इवन जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। यानी कि कोई मतलब ही नहीं यार कि मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियरेंस से पहले ही जो है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये चीज़ गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये इशू बन जाती है एक। उसके बाद देखोगे आप, जिसका मतलब और क्या है, जो एनवायरमेंटल डैमेज है ये मतलब हो सकता है प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक हमारे लिए इशू बन सकता है, इशू हो गया है इसके अंदर। उसके बाद देखोगे पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ख़त्म क्या कर दिया, कम कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक पब्लिक हियरिंग हो रही थी, पब्लिक से पूछा जाता था, कंसल्ट करा जाता था जहाँ पे वो लोग रहते हैं एरिया में। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, पहले टाइम पीरियड था 30 डेज़ का, अब 30 डेज से कर दिया गया है 20 डेज़। तो ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी टाइम तो लगता है यार चीज़ों के बारे में, तो 30 डेज से 20 डेज़ कर दिया है, तो ये भी एक इशू बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में डिस्कस करी गई हैं राइटर के द्वारा। उसके बाद जो ये डेंजर है इज़ दैट इफ़ अगर एडिक्वेट टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी हम इतना बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, उसके लिए अगर टाइम नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर कैसे स्टेप उठाया जाएगा। पब्लिक हियरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पब्लिक हियरिंग की यहाँ पर ज़रूरत थी तो उसका टाइम जो है वो कम कर दिया गया। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर कंप्लायंस रिपोर्ट इशूज़। अब रिपोर्ट इशूज़ की बात, पहले क्या हो रहा था, जो रिपोर्ट थी इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस चल रहा है EIA के रिगार्डिंग, वो हर 6 महीने में सबमिट करी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब 1 साल में एक बार सबमिट करनी है। अब 1 साल में एक बार सबमिट करनी है तो ये भी हमारा एक इशू बन गया है, ठीक है। ये सारे इशूज़ हैं आप देखोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पर देखोगे जो फर्दर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है क्या बताता है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक का है, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग जो अभी का यहाँ पे 20,000 स्क्वायर मीटर का है। लेकिन अभी तक जो चल रहा था वो 20,000 स्क्वायर मीटर में चल रहा था, अब यहाँ पर 1,50,000 स्क्वायर मीटर पे कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कोई यहाँ पर EIA स्टडीज़ वगैरह नहीं है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है, और यहाँ पे जो है एरिया भी बढ़ा दिया गया है, तो ये भी हमारे लिए एक इशू बन जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड एक लौता रास्ता बताया है, वो कौन सा है कि जो मिनिस्ट्री है इन्हें टाइम रिड्यूस करने की बजाय बढ़ाना चाहिए था। यानी कि जो पब्लिक की हेयरिंग की थी, जो पब्लिक हेयरिंग होती थी, पब्लिक कंसल्ट होता था, उसको टाइम को रिड्यूस करने की बजाय बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक ही बता सकती है, जो रह रही है उस एरिया में वही लोग आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उस एरिया को जांचते हैं और परखते हैं, ठीक है, तो वही लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड है, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इसको करा डिटेल में कवर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, चलते हैं हम लोग वापस न्यूज़पेपर के ऊपर। ये हो गए हमारे दोनों एडिटोरियल ख़त्म। उसके बाद इस एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला एडिटोरियल आता है मोर देन अ वैक्सीन इट इज़ अबाउट वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन की तो बात चल ही रही है, ये वैक्सीन बन रही है, वो वैक्सीन बन रही है, हर तरीके से मतलब जो है बच रहा है इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खतरा ही है कि अगर कोरोना वायरस हो जाता है किसी को तो खतरा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं।
अब रिकवर कर रहे हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब वैक्सीन डिलीवरी की बात हो रही है। ये जो वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इसको कुछ नीड्स को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले एक जो देखो प्रैक्टिकल मेथड क्या है, वैक्सीन कैंप्स के लिए सुपरवाइज करा जाए, यहाँ पर सुपरवाइज करा जाएगा मेडिकल ऑफिसर स्टाफ्ड बाय हेल्थ मैनेजर एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर लिस्ट ऑफ पीपल रहेगी जिसमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहेगी। पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर पहले लिस्ट बना लो लोगों की जिन जिन को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। अब मतलब देखो समझ जाओ, वैक्सीन की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन वैक्सीनेशन की। अब वैक्सीन चलो बन रही है, दवाइयाँ हैं, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करा जा सके, जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे जा सके। सबसे पहले क्या स्टेप बताया, जो लिस्ट बना लिया जाए पीपल की जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलरली अपडेट करी जाए, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो ये वैक्सीनेशन ये अपॉइंटमेंट्स के द्वारा दी जाए, ठीक है, कि जो ओवर क्राउडिंग वगैरह ना हो। अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो भी यहाँ पर जो है वायरस का फैलने का डर है, तो अपॉइंटमेंट के द्वारा दी जाए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे पोस्ट इंजेक्शन जो वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स है शुड वेट फॉर हाफ एन आवर। यहाँ पर अब क्या होगा, वैक्सीन दे दी तो उसको वेट कराना चाहिए हाफ एन आवर 1 आवर की। उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर, अगर बुरा असर पड़ता है तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट्स जो हैं उनको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो फेज 3 ट्रायल है, यूजुअली यहाँ पर हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल करा जाता है। आप देखोगे जो वैक्सीन के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, मैंने आपको कवर भी कराया, पढ़ाया भी है इसके बारे में काफ़ी बार, और रिगार्डिंग इसके नोट्स सारे टेलीग्राम पर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, है ना। तो जो फेज 3 ट्रायल है, जो लास्ट ट्रायल होता है कि देखा जाता है, तो ये वॉलंटियर के ऊपर, एक जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, स्ट्रांग पर्सन के ऊपर जो है ट्रायल करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी सिस्टम ऐसा ही चलता रहे। उसके बाद देखा जाएगा जो उसके बाद अगर वैक्सीन कोई पास हो जाती है, वैक्सीन जो है अगर रोल्ड आउट हो जाती है, पास हो जाती है, तो फिर जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। सीनियर सिटीजन को सबसे पहले ही सारी चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए। इंडिया में जो केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन है सारे के सारे साइड इफेक्ट्स के लिए, इस सारे इंडिविजुअल्स में, सीनियर सिटीजन्स में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको टैकल आउट करा जा सकता है। टैकल आउट करने के साथ साथ यहाँ पे वैक्सीन की सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद देखोगे जो वैक्सीन की रेगुलेटरी एजेंसी है यहाँ पर, उसको एक स्टेप यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जो आप देखोगे वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दीज पीपल्स, ओके। तो यहाँ पर इस था आर्टिकल, वैक्सीन से ज़्यादा अब हमें वैक्सीनेशन की नीड है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EIA के बाद हमारा ये वाला आर्टिकल, टाइगर। यहाँ पे टाइगर जो कंजर्वेशन है, टाइगर जो प्रोटेक्शन है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या कमी यहाँ तक, क्या शुरू से अभी तक इशू बनते हुए आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स बनती हुई आ रही हैं, ठीक है। तो टाइगर कंजर्वेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम पर मैं जैसा कि बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप सारी चीज़ों का फ़ायदा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला है टाइगर कंजर्वेशन, और टाइगर की पॉपुलेशन से लेकर टाइगर उसके रिजर्व्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ऑल अबाउट। तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, ये यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है, ये हमारा करंट अफेयर हो गया, जीएस पेपर 3 में हमारा ये आता है, ठीक है। और यूएस कह रहा हूँ, यूपीएससी की तरफ से 2 टॉपिक्स और गिवन है, कंजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इसके अंडर में हमारा ये करंट अफेयर वाला टॉपिक आता है। सबसे पहले देखें जो टाइगर पॉपुलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये गिर चुकी है और गिरती भी आ रही है काफ़ी टाइम पहले से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन दिखा है। इंडिया के पास 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, ठीक है। इंडिया है 70%, यानी कि पूरे ग्लोब में 70% इंडिया के पास टाइगर पॉपुलेशन है। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट कब होता है, 29 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद देखोगे फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो है सेलिब्रेट करा गया था, इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा, फर्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करा गया था, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। उसके बाद देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, टाइगर कंजर्वेशन का नाम ले रहा हूं तो आप समझ लो प्रोटेक्शन, टाइगर को प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर करी गई थी। आप देखोगे जो ये रिजोल्यूशन हुआ था 2010 में, यहाँ पे जो ये समिट वगैरह करी गई थी, जो टाइगर यहाँ पर आप देखोगे जो समिट वगैरह करी गई थी, किस साल करी गई थी, जिस साल यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, जिस साल सबसे पहले सेलिब्रेट करा गया था टाइगर्स डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, समिट वगैरह करी गई थी। एक सेकेंड गाइस। तो उसके बाद देखोगे इसका एम क्या था, एम था कि जो ग्लोबल सिस्टम है,
जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं टाइगर्स के, जो हमारे टाइगर हैं, टाइगर को कंजर्व कैसे करा जाए, टाइगर को प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, इसको लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या बात करी गई थी, जो मैकेनिज्म है उसको इंप्लीमेंट करा जाएगा किसके ऊपर, जिसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी कहा गया था, कि टाइगर को रिकवर करा जाएगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये मतलब एक अंदाजा लगाया गया था, एक यहाँ पर क्या बताया गया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3200 से 7000 तक टाइगर को अचीव कर लेंगे 2022 तक। उसके बाद जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज की बात हो रही है, जहाँ पर टाइगर रेंज हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके बाद देखोगे टाइगर रेंज है। उसके बाद एंकरेजिंग फैक्टर्स देखें जो कि एंकरेज करती हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को, यानी कि क्या एंकरेज करती है कि भाई यहाँ पे टाइगर को बचाना ही बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर हम टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें जो 2019 का था, जो तो यहाँ पे क्या देखा है, जो टाइगर की पॉपुलेशन है थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई दिखी है। 2226 देखोगे 2014 में है, और यहाँ पर 2900 यहाँ पर 2967 जो है 2019 में, यानी कि थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज हुआ है। उसके बाद की फाइटिंग्स देखें, जो टॉप परफॉर्मर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंक्रीज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं टाइगर की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हुए हैं। याद रखना मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं 526। उसके बाद कर्नाटका आता है 524, उत्तराखंड आता है 442। उसके बाद टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर आप देखोगे इंक्रीज हुई है मध्य प्रदेश में 71% से 71%, महाराष्ट्र में 64% और कर्नाटका में 29%। उसके बाद जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है जहाँ पे बिल्कुल ही इंक्रीज ही नहीं हुई और घट गई पॉपुलेशन, वो है छत्तीसगढ़ और मिजोरम। इसमें डिक्लाइन दिखा है, टाइगर पॉपुलेशन बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखना सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और लोएस्ट छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पर टाइगर 20 थे, 19 बचे। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन और गिर गई। तो देखोगे डिक्लाइन हुआ टाइगर का नंबर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे क्या बताता है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर लाने पड़ेंगे, जो ये प्रॉब्लम्स हैं। नहीं 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 नहीं, ये एट्रीब्यूट करता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो लार्ज पार्ट्स ऑफ द स्टेट जो है यहाँ पर हिट करा जाता है माओइस्ट के द्वारा। माओइस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को हिट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या है, इनकी जो है प्रोटेक्शन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब जो ग्रेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि कंजर्वेट करा जाए इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, कि अदरवाइज़ यहाँ पे पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होती रहेगी। फर्स्ट एवर इनिशिएटिव हो जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ये था प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि सबसे पहला इनिशिएटिव जो हम लेकर चले थे कि टाइगर को बचाया जाए, प्रोटेक्ट करा जाए, वो कौन सा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 50 टाइगर रिजर्व्स थे इस कंट्री में, यहाँ पर 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। आउट ऑफ यहाँ पे 50 टाइगर रिजर्व्स कंट्री में हैं, जिसमें से आप देखोगे जो रिजर्व्स, मिजोरम दंपा रिजर्व, बंगाल बुक्सा रिजर्व, झारखंड पलामऊ रिजर्व, यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है इस समय। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहला इनिशिएटिव था प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर था क्या, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, लॉन्च करी गई थी 1973 में। और यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम किया था, एक असिस्टेंस दिया जाएगा, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी स्टेट को टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कि टाइगर को कैसे कंजर्वेट करा जाए, कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। और जो ये प्रोजेक्ट है ये एडमिनिस्टर करा गया था NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब ये बॉडी कौन सी है NTCA, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, एस्टेब्लिश करी गई थी 2005 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, यहाँ पर देखोगे इनेबल करती है प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। ये सारी चीज़ें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको लेकर चलती है, और टाइगर जो है उनको कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देती है कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। तो अभी हम देखें जो सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्या है टाइगर कंजर्वेशन की। देखो सबसे पहली बात, टाइगर जो एक प्राइम प्रीडेटर है, सबसे ज़्यादा माना यहाँ पर एनिमल है ऑन विच जो सारा का सारा इकोसिस्टम है हमारा, सारा का सारा इकोसिस्टम डिपेंड है किसके ऊपर, टाइगर के ऊपर। तो प्रोटेक्शन करनी टाइगर की ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टाइगर क्या है, एक हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज़ है। अम्ब्रेला स्पीशी क्या होती है, अम्ब्रेला स्पीशी आप देखोगे, देखो मान लो एक पर्सन मैं हूँ, मान लो, ठीक है, ये मैंने अम्ब्रेला पकड़ लिया, इसके अंदर में काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, मैं इनको भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइगर ऐसी स्पीशी है जो कि बाकी कुछ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे IUCN जो रेड लिस्ट है उसने टाइगर को लिस्ट कर दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पे ट्रेमेंडस डिक्लाइन हो रहा है टाइगर पॉपुलेशन में। तो हम लोगों को पास्ट 100 ईयर्स में देखें, पिछले 100 साल में तो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा टाइगर जो है वो कम हुए हैं, देन उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी नीड है, हम लोग को जो है करना पड़ेगा, ये काम कंजर्वेट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़ी बात चैलेंजेस की बात हो रही है। देखो हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्म में सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं, ये चीज़ क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, सब चीज़ें आपको मिल गई। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पर आप देखेंगे कि परेशानियां क्या क्या हो रही हैं। सबसे पहले ऑल्दो यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेसिव की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंजर्वेट कर रहे हैं मोर एंड मोर टाइगर्स, बट कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व की बात करी थी मैंने, जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है, ठीक है, मिजोरम वाला, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला, तो यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या सिचुएशन बनती है। जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे पुअर इंटरकनेक्टिविटी, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी है नहीं, जिससे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइगर एक दूसरे से, यहाँ पे उनके बीच में जीन एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद देखोगे देयर हैज अकर्ड अ ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट भी एक यहाँ पर थ्रेट बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। दैट इज वाई वी नीड टाइगर कंजर्वेशन। उसके बाद जो पोचिंग होती है टाइगर्स की, यानी अवैध शिकार करा जाता है टाइगर का, ये भी यहाँ पर एक खतरा बन जाता है टाइगर के लिए। उसके बाद देखोगे एक कॉन्स्टेंट मेंटेलिटी ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज होती है वही शिकार करती है, मारी वही देती है, क्योंकि टाइगर की जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है, तो वो जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पर मार देती है। तो इन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या है, हम लोग को ज़रूरत है टाइगर कंजर्वेशन की। उसके बाद देखोगे कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि रेलवे का डेवलपमेंट्स होता है, रोडवेज का डेवलपमेंट होता है, ये भी जो है कंजर्वेशन के ऊपर जो है नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मतलब जो हमारे एरिया रिजर्व्स वगैरह होते हैं वहाँ से काट काट कर रास्ते बना दिए जाते हैं, जंगल से बना दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए चैलेंजेस। अब इनको चैलेंजेस को दूर कैसे करा जा सके, इनके जो है इंप्रूवमेंट क्या क्या करें, वे फॉरवर्ड ये देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, देखो जो लॉज हैं और टेक्निकल एक्सपर्टाइज हैं यहाँ पर ये इनफ नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो लोकल कम्युनिटी है वही मारती है टाइगर को, है ना, तो हमें लोकल कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों मारती है, आपको रीज़न पता होगा, क्योंकि क्यों मारती है, उनके पास पैसा वगैरह नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उनको डेवलप करना पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ पार्टी को। जो ये लोकल कम्युनिटी पार्टी हैं, इन लोगों को एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, एक बेटर सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा, ताकि वो पोच ना कर सकें टाइगर को, क्योंकि वो करते ही इसलिए क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छी इनकम वगैरह है नहीं, तो वो टाइगर को मार के ही पैसा कमा लेते हैं। तो वी हैव टू मेक द एनवायरमेंट, यहाँ पे जो एनवायरमेंट है और डेवलपमेंट है उसको हमें को एग्जिस्ट साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा। गो हैंड इन हैंड बाय प्लानिंग आवर फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ पे स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये लोग जो काम कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनकी एक तो लो इनकम है, तो इनको एक कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, तो ये काम नहीं होगा। जो ये प्रोसेस है टाइगर कंजर्वेशन का, ये काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए इसमें क्लाइमेट चेंजेस की एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद देखोगे सारे के सारे टाइगर रिजर्व जो कि प्रेजेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखोगे, ये वाला एडिटोरियल जो है ये किस चीज़ के बारे में, शटिंग द डोर ऑन हुआई। हुआई जो है 5G अपना टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा था, शट डाउन कर दिया है अमेरिका ने, यहाँ पर कोई इसको जो है बैन कर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेज नंबर 8 पर वही आर्टिकल है, कोझीकोडो में जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ था, तो कितने कितने लोग मारे गए। तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जो IAF इंडियन एयरफोर्स उसने डिप्लॉय करे हैं 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स लेह में। लेह जो जगह है वहाँ पर फैला दिए हैं 2 हेलीकॉप्टर्स को। आप देखोगे जो स्टैंड ऑफ है बॉर्डर पे चल रहा है चाइना और लद्दाख के बीच में, तो 2 इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करा गया है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। लाइट याद रखना, ये LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये जो हैं ये इंडिया ने खुद ही बनाए हैं। उसके बाद ये लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हैं वर्ल्ड के। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप याद रख सकते हो, लाइटेस्ट हैं, सबसे हल्के हैं पूरे वर्ल्ड में। नाउ चलते हैं आगे, आपके लिए तीसरा क्वेश्चन CBI। ठीक है, CBI आपके लिए मैंने कौन कौन सा दिया, एक NGT दिया, NGT के बाद मैंने IMD दिया, नेक्स्ट जो है CBI के बारे में वही चीज़ें बताओगे जो आप NGT और इन दोनों बाकी बॉडीज़ के बारे में बताओगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो फॉरेस्ट लॉस हैं, यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट काट रहा है, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है, ये यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं हॉर्नबिल्स को। हॉर्नबिल्स क्या है, यहाँ पर देखोगे एक बर्ड है इस टाइप की,
तो यहाँ पर इनको भी नुकसान पहुँच रहा है इसके थ्रू। जो स्टडी बेस है सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, जो हाई रेट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है काफ़ी सारे एरियाज़ में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर, तो ये हॉर्नबिल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं और इस स्पीशी को ख़त्म कर देंगे। आप देखोगे कुछ रिजर्व्स के नेम लिए गए हैं, वो कौन कौन से रिजर्व्स हैं आप देखोगे यहाँ पर। पापुम यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है। तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट ये एक नेस्टिंग हैबिटेट है 3 स्पीशीज़ की। 3 स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, लार्ज, कलरफुल और फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो ग्रेट रेथेड, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, हॉर्नबिल की कौन कौन सी 3 स्पीशीज़ हैं, ग्रेट, रेथेड एंड ओरिएंटल पाइड। अब ये 862 स्क्वायर किलोमीटर में जो है आप देखोगे। उसके बाद यहाँ पे 4th स्पीशीज़ भी मिल जाती है। 4th स्पीशी कौन सी है, राउफर्स नेक्ड, यानी कि 4 स्पीशी मिल रही हैं ऐसे एरिया में और तुम फॉरेस्ट काट रहे हो। फॉरेस्ट काटने के बाद जो है इस स्पीशी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितनी कितनी जो स्पीशी है ये डिक्लाइन होती हुई आ रही है, तो आगे भी इसे खतरा पड़ रहा है। तो इसी के बारे में आर्टिकल है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने न्यूज़पेपर को कवर कर लिया है। तो गाइज़ यहाँ पर न्यूज़पेपर हो गया है ख़त्म बातों बातों में। तो गाइज़ अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, डू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए, डिजिटल नोट्स के लिए, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें सारी चीज़ों का फ्री में फ़ायदा उठाने के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल के एनालिसिस में। आज के लिए बाय बाय।